नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑलमोस्ट ऑल अबाउट में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप जहां हैं वहां सकुशल हैं, आप अपना ख्याल रख रहे हैं, आप अपनों का ख्याल रख रहे हैं। और बहादुर की कहानी का यह जो 5वां भाग है, आप बड़े रुचि के साथ अब तक सुनते आ रहे हैं और इस कारण से ही आपने इस 5वें भाग को भी देखने के लिए इस वीडियो को क्लिक किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब तक कहानी आपको खूब भा रही है, आपको पसंद आ रही है और आप कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए प्रेरित हैं, उत्सुक हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि बिना वक्त गवाए चलिए शुरू किया जाए। दोस्तों, अब तक कहानी में आपने जाना कि किस तरह से शाम के वक्त बहादुर जो है सुबह साइकिल साफ करना भूल जाता है और उसके बाद किशोर, जो कि लेखक का जो बेटा है, जो वाचक हैं, उनके जो बड़े बेटे हैं किशोर, वह बहुत सारी गालियाँ देता है, बहुत पीटता है बहादुर को, क्योंकि उसने उसके साइकिल की सफाई बहादुर ने नहीं की, वह करना भूल गया था और इस कारण से उसे बहुत पिटाई पड़ी, उसने बहुत सारी गालियाँ दी और इस कारण बहादुर उसके काम करने से इनकार कर देता है। तो अब तक यह कुछ कहानी इस प्रकार थी और अब हम देखते हैं कि वाचक इस कहानी के अगले भाग को किस रूप में दे रहे हैं और वो क्या आगे कह रहे हैं। तो अब यह वाचक का कथन है। लेखक कहते हैं कि बहादुर से कहते हैं कि तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते। मैंने उससे कड़ाई से पूछा। अब लेखक उससे कड़ाई से पूछ रहे कि तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते। तो अब बहादुर कैसे कहता है, देखिए, बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। वह रोते हुए बोला। अब बहादुर रोते हुए बोल रहा है कि बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को लाकर क्यों खड़ा किया। चाहे बात जो भी थी, मुझे कहना चाहिए था, उसने मेरे मरे हुए पिताजी को उसने क्यों गाली दी, उसने उनको क्यों बीच में लाया। वह बात उसके दिल पर लग गई है और इस कारण से वह बहुत दुखी है और उस दुखी मन से वह कह रहा है और इस कारण से उसने किशोर का काम करना भी छोड़ दिया। लेखक वो कहते हैं, मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियाँ देता था, लेकिन आज उसने सूअर का बच्चा कहा था। लेखक को पता था कि कैसी गालियाँ किशोर ने दी थी और उसने आज बहादुर को सूअर का बच्चा कहा था, जो उसे बर्दाश्त न हुआ। बर्दाश्त कहने का अर्थ है सहन, यानी अब उसको यह इतनी भद्दी गाली थी कि उससे सहन नहीं हुआ, वह बर्दाश्त न कर सका। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। अब यह लेखक कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि वह गाली सीधे उसके बाप को पड़ रही थी, उसके पिताजी को पड़ रही थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। अब लेखक को थोड़ी सी हंसी आती है, क्योंकि है तो बच्चा ही, तो वह इस हद तक इस गाली को ले लेगा, इसको सोचकर लेखक को थोड़ी सी हंसी आ रही है। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। अब लेखक कह रहे हैं कि इसको सही अच्छा नहीं कहा सकता, क्योंकि यह व्यवहार सही नहीं है जो किशोर ने किया है, उसने बहुत भद्दी गाली दी है, यह सही नहीं है। पर गृह स्वामी, घर का मालिक होने के नाते उन पर कुछ दायित्व भी है, पर गंभीर दायित्व है, क्योंकि वह मालिक है और बहादुर को घर में लाने वाले भी वह स्वयं है। तो अब तो माहौल को संतुलित करना इन्हीं पर है, इन्हीं का दायित्व है। बहादुर को कुछ हो ना हो, विशेष रूप से इनका ही दायित्व है। मैंने उसे समझाया। अब लेखक कह रहे हैं बहादुर को कि मैंने उसे समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं हैं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। अब लेखक कह रहे हैं बहादुर को कि अगर वह सही से काम करेगा तो उसको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। अब वो लेखक कहते हैं, गृहस्वामी कहते हैं बहादुर को, मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। अब वह अपने स्तर से बहादुर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेहनत से जो बचेगा वो कुछ नहीं कर सकता है। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। अब लेखक थोड़े से रुख हो रहे हैं, थोड़े से सख्त हो रहे हैं और कह रहे हैं कि रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है, मतलब मैं इससे दूर दूर तक मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं, उसके अगेंस्ट हैं। वो चाहते हैं कि हमेशा खुश रहे,
सामने का व्यक्ति जो भी है वो हमेशा खुश रहे, शांत रहे, पर यूं रूठे ना फूले ना। इस कारण से तुम तो घर के लड़के की तरह हो। अब वो लेखक कह रहे बहादुर को कि तुम तो घर के लड़के की तरह हो, घर के लड़के मार नहीं खाते। अब लेखक कह रहा है कि तुम तो घर के लड़के की तरह हो, क्या घर के लड़के मार नहीं खाते? हम तुमको जिस घर के लड़के की तरह हो, क्षमा चाहूँगा, लेखक कह रहे हैं कि तुम तो घर के लड़के की ही तरह हो, घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा। अब लेखक कह रहे हैं कि जिस तरह हम तुमको रख रहे हैं, जिस सुख आराम के साथ, वह कोई क्या रखेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे। अब थोड़े से सख्त हो गए हैं और बहादुर को अपने स्तर से समझा रहे हैं और साथ में कुछ इस तरह की बातें भी कर रहे हैं जो कि जिससे कि बहादुर को लगे कि भले स्थिति थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ है, पर फिर भी मैं इस घर में अच्छे स्थिति में रह रहा हूँ, अच्छे वातावरण में मैं रह रहा हूँ। अब लेखक कह रहे हैं कि जाकर दूसरे के घरों में देखो तो पता लगे। नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात गंभीर हो रही है। लेखक गंभीरतापूर्वक कह रहे हैं कि नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते हैं, यानी कहने का तात्पर्य कि उनसे बहुत अधिक काम लिया जाता है पर भरपेट भोजन तक नहीं उनको दिया जाता। चलो सब खत्म हुआ, अब काम धाम करो। अब लेखक बात को शांत करते हैं, माहौल को कम करते हैं और माहौल को अब शांतिपूर्ण ढंग से और शांतिपूर्ण रूप में बदलना चाह रहे हैं, यानी माहौल को शांत करने की कोशिश की जा रही है इस बात को कहकर कि चलो सब खत्म हुआ, अब काम धाम करो, यानी अब पूरी तरह से शांत माहौल हो चुका है। अब देखिए आगे क्या होता है। वह चुपचाप सुनता रहा। बहादुर बेचारा, वो तो हमेशा से था, उसकी आदत थी, वह कभी नज़र उठाकर भी नहीं देखता था और वह शांतिपूर्ण ढंग से सुनता रहा, चुपचाप सुनता रहा। क्यों? क्योंकि उसके मालिक बोल रहे हैं, तो बोल तो नहीं सकता है, अब हिम्मत तो है नहीं, मालिक बोल रहे हैं तो वह चुपचाप सुनेगा ही, और उसका स्वभाव भी है चुपचाप सुनना। फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। वह चुपचाप सुनता रहा बहादुर, और फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी ही वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। अब बच्चा था, तुरंत गुस्सा, थोड़ा सा रोना, और फिर जल्दी से शांत हो गया और रात में बहुत देर तक अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और गड़बड़ी शुरू हुई। अब देखिए कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है कि अब देखिए अब ये नई गड़बड़ी, नई कौन सी गड़बड़ी है। एक और गड़बड़ी हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाती है, महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। अब देखिए किस तरह की गंभीर है हालात हो रहे हैं, स्थिति किस तरह से बदल रही है, गड़बड़ी किस तरह की गड़बड़ी आ रही है में कि निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी और इसलिए वो रोटी बनाने का काम कभी बहादुर को वो नहीं देती थी, यानी उससे रोटी नहीं बनवाती थी। पर मोहल्ले की औरतें कान भरने का काम करती हैं। और इस कहानी के अनुसार मैं कह रहा हूँ, आप इसको सामान्य रूप में नहीं लेंगे। इस कहानी में जैसा कहा जा रहा है कि मोहल्ले के औरत ने किसी ने उसे सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि अपनी रोटी वह खुद बनाए। घर का नौकर जो है, इसलिए नौकर चाकर अपना काम खुद करते हैं, अपने लिए रोटियां खुद बनाते हैं। और महीन खाने से नौकर चाकर की आदत खराब हो जाती है और इसलिए उसके मोहल्ले की औरत ने उसे कह दिया। अब महीन खाने का अर्थ यहाँ पे यह है कि संपन्न लोगों का भोजन, संपन्न बड़े लोगों का खाना, संपन्न खाना, अच्छा भोजन, उसको महीन खाने से यहाँ दर्शाया गया है इस कहानी में। और तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस कहानी के इस भाग को यहीं तक रहने दूँ और मैं
10 मिनट, बस आपका 10 मिनट लेता हूँ और 10 मिनट ही मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट के आसपास जो भी समय लगे मैं इस कहानी को पेश करता हूँ। अलग अलग छोटे छोटे भाग में इस कहानी को मैं पेश करता हूँ आपके समक्ष। यदि आप चाहते हैं कि मैं लगातार देखूँ इस कहानी को, तो आप क्रमबद्ध तरीके से सारे वीडियोज़ हैं, आप सभी वीडियो के पार्ट्स को लगातार देख सकते हैं, ताकि एक श्रृंखला में भी आप देख लेंगे। पर मैं कम समय इसीलिए लेता हूँ ताकि आप कम समय दें, कहानी का पार्ट आपको समझ में आ जाए, कहानी जिस रुचि के साथ आप कहानी को देख रहे हैं वो आपको पसंद आए। आपका अधिक समय भी नहीं लूँगा मैं, और बस इसी छोटे समय अंतराल के साथ मैं इस कहानी के अगले भाग को भी आपके समक्ष लाऊँगा, और जो कि आप देख सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भाग आपको अच्छा लगा, और इसी उम्मीद के साथ, इस रुचि के साथ ही मैं अगला भाग भी आपके साथ पेश करूँगा, और उसमें देखेंगे कि कहानी में आगे क्या होता है। तो तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक बाय बाय, नमस्कार, खुदा हाफिज़।